नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन पर। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो यहाँ कैसे फैला और क्या खास बातें रहीं यहाँ की। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शायद दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन से शुरू होती है, जहां वो असहयोग वाला प्रस्ताव पास हुआ था। बिल्कुल। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ से मतलब काफी लोग गए थे। रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। अच्छा। हाँ, इन सब जगहों से कई बड़े नेता, आप नाम देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और भी कई लोग, ये सब नागपुर पहुंचे थे। तो इससे पता चलता है कि भाई शुरू से ही यहाँ के लोग जुड़े हुए थे। हाँ, ये तो है। तो गांधी जी के प्रस्ताव में कई चीजें थीं, जैसे एक था उपाधियों का त्याग करना। जी हाँ। और छत्तीसगढ़ में इसका असर भी दिखा। दस्तावेज बताते हैं कि राय साहब नागेंद्र नाथ डे, फिर वो खां साहब काजी शमशेर खान, राय बहादुर कल्याण जी, सेठ गोपी किशन, इन जैसे कई लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी। हम्म। ये महज एक प्रतीकात्मक चीज नहीं थी। ये सरकार को सीधा संदेश था कि हम आपके सम्मान के ढांचे से बाहर आ रहे हैं। एक तरह से नैतिक दबाव बनाने का तरीका था। सही। और फिर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार भी था। तो वकीलों ने वकालत छोड़ी क्या? क्योंकि वो तो बड़ा कदम होता है। हाँ, छोड़ी। और कई नामी वकीलों ने छोड़ी। आप देखिए, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, रायपुर से पंडित रामदयाल तिवारी, ये सब बड़े नाम थे जिन्होंने अपनी चलती हुई प्रैक्टिस छोड़ दी। बाप रे। जी। और सिर्फ छोड़ी नहीं, इसका विकल्प भी तैयार करने की कोशिश हुई। जैसे फरवरी 1921 में रायपुर में, फिर मार्च 1921 में धमतरी में राष्ट्रीय पंचायतें बनाई गई, ताकि लोगों को न्याय के लिए अंग्रेजी अदालतों पर निर्भर न रहना पड़े। अच्छा, मतलब अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश। और इसी तरह 1921 के जो विधान परिषद चुनाव थे, उनका भी बहिष्कार हुआ होगा। पूरी तरह से। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल पूरी तरह से बहिष्कार हुआ, किसी ने उम्मीदवारी ही नहीं की। जो लोग पहले शायद सोच रहे थे, जैसे काजी शमशेर खान या रविशंकर शुक्ल, उन्होंने भी अपने नाम वापस ले लिए। असहयोग की नीति का सीधा पालन था ये। फिर एक और अहम पहलू था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना। हाँ, ये तो आंदोलन की जान थी एक तरह से। स्वदेशी और खासकर खादी पर बहुत जोर था। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। बिलासपुर में तो व्यापारियों ने तय कर लिया कि वो विदेशी कपड़े बेचेंगे ही नहीं। अच्छा। हाँ, और रायपुर में अक्टूबर 1921 में बाकायदा खादी प्रदर्शनी लगाई गई। इतना ही नहीं, अगस्त 1921 में रायपुर नगर पालिका ने अपने स्कूलों में बच्चों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। अरे वाह। मतलब खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक पहचान बन गई। बिल्कुल, आजादी की वर्दी कह लीजिए। और स्कूलों की बात चली तो रचनात्मक कामों में ये राष्ट्रीय स्कूल खोलना भी था शायद, जब सरकारी स्कूल छोड़े तो। बिल्कुल सही। जब सरकारी स्कूल छोड़े तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? तो इसी के जवाब में रायपुर में फरवरी 1921 में, फिर बिलासपुर में जुलाई 1921 में और राजनांदगांव में भी 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। कौन लोग जुड़े थे इनसे? इसमें माधवराव सप्रे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जैसे बड़े लोग जुड़े थे। रायपुर में तो फरवरी 1921 में सत्याग्रह आश्रम भी खुला और बाद में खादी आश्रम भी। ये सिर्फ स्कूल नहीं थे, ये आंदोलन के विचारों के केंद्र बन गए थे। तो ये सब तो हुआ असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन फिर आंदोलन जब थोड़ा, कह सकते हैं, ठंडा पड़ा या रणनीति बदली, तब स्वराज पार्टी की बात आती है ना? सही पकड़ा आपने। हुआ ये कि दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां इस बात पर मतभेद हो गया कि भाई काउंसिल या परिषदों के चुनाव लड़कर अंदर जाना चाहिए या बाहर से ही असहयोग जारी रखना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ा मुद्दा था। जी। तो जो लोग परिषदों में जाने के पक्ष में थे, जैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने अलग होकर स्वराज पार्टी बना ली। और छत्तीसगढ़ के नेता भी इसमें शामिल हुए। हाँ, छत्तीसगढ़ से ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, बैरिस्टर छेदीलाल जैसे कई प्रमुख नेता स्वराज पार्टी के साथ आ गए। उनका मानना था कि परिषदों में घुसकर सरकार के काम में अड़ंगा डाला जाए। अंदर से लड़ाई वाली रणनीति थी। और क्या ये सफल रही? चुनाव लड़े उन्होंने? लड़े। और कमाल की बात यह है कि नवंबर 1923 के जो चुनाव हुए मध्य प्रांत के, छत्तीसगढ़ उसी का हिस्सा था, उसमें स्वराज पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। 70 सीटों में से 42 सीटें स्वराज पार्टी ने जीती।
इसमें छत्तीसगढ़ के कई नेता चुनकर पहुंचे भी। बाप रे, 42 सीटें। तो फिर तो ये रणनीति काम कर गई। शुरू में तो ऐसे ही लगा, लेकिन ये सफलता ज्यादा दिन टिकी नहीं। एक तो 1925 में सीआर दास का निधन हो गया, जो पार्टी के बड़े नेता थे। फिर पार्टी के अंदर ही मतभेद और गुटबाजी होने लगी। अच्छा। और फिर 1926 में एक बड़ी घटना हुई, जब छत्तीसगढ़ के ही बड़े नेता ई राघवेंद्र राव उन्होंने मंत्री पद स्वीकार कर लिया। ये स्वराज पार्टी की जो मूल नीति थी उससे हटना माना गया, और इसके बाद पार्टी लगभग बिखर सी गई। तो वो प्रयोग ज्यादा लंबा नहीं चला। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों से, इन दस्तावेजों से क्या समझ आता है? छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन कैसा रहा? देखिए, साफ तौर पर यह समझ आता है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन सिर्फ एक औपचारिक चीज नहीं थी। इसका असर काफी गहरा और व्यापक था। उपाधियों के त्याग से लेकर वकालत छोड़ने, राष्ट्रीय पंचायतें बनाने, चुनावों के बहिष्कार, स्वदेशी और खादी को अपनाने, राष्ट्रीय स्कूल खोलने तक हर पहलू पर यहाँ काम हुआ। सही।